हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू upscprep.com और मैं हूं निमिष कपूर। आज हम लेके आए हैं पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक्टिव रिकॉल। तो हम एक्टिवली रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को टाइमलाइन अप्रोच के साथ। तो ये टाइमलाइन अप्रोच में हम क्या करेंगे कि 1498 से 1947 तक टाइमलाइन में चलेंगे और जो मेजर इवेंट्स हुए उसको टच करेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, विल नॉट गो इनटू डिटेल। आइडिया इज कि आपको रिवाइज करवाया जाए पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1 घंटे में। तो इसको हम कवर करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द सेम। तो सबसे पहले we'll start with 1498. तो as you know, Vasco da Gama came in year 1498. He discovered India. He landed at Calicut. और उसके बाद पोर्चुगीज ने अपनी 1500 में पहली फैक्ट्री बनाई। राइट, कैलिकट में पोर्चुगीज ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। पोर्चुगीज ने फिर 1510 में गोवा को कैप्चर किया और 1600 में तो बेसिकली इसके बाद उन्होंने अपना कंसोलिडेट किया। गोवा, फिर दमन दीव और कई इश्यूज चैलेंजेस आए, बट दिस इज़ द पीरियड 1500 to 1600 जहाँ पोर्चुगीज मोनोपोली थी और उन्होंने कंसोलिडेट किया। वहीं 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई 1602 में। राइट, फिर हम आते हैं 1605 में, और 1605 में डच ने, एज यू कैन सी, डच, इवन दो डच ईस्ट इंडिया कंपनी लेटर इस्टेब्लिश हुई थी 1602 में, बट उन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री जो खोली मसूलीपट्टनम में 1605 में। 1608 में कैप्टन हॉकिंस अराइव्ड इन इंडिया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना फर्स्ट अराइवल था इंडिया में। फर्स्ट फैक्ट्री जो ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश की वो थी सूरत में 1613 में। 1615 में थॉमस रो केम टू इंडिया और जहांगीर से फ्रॉम हिम ही गॉट फरमान इशूड फ्रॉम थॉमस रो, राइट, फॉर थॉमस रो। जहांगीर ने इशू किया फरमान सो दैट कि ब्रिटिश अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकें। इसके बाद फ्रांसिस डे, ही फाउंडेड द सिटी ऑफ मेड्रास। ये था 1639 में। 1639 में सिटी ऑफ मेड्रास को was founded by फ्रांसिस डे। 1662 में बॉम्बे was given to किंग चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड बाय पोर्चुगीज। तो किंग चार्ल्स II को पोर्चुगीज द्वारा इंग्लैंड ये बॉम्बे दिया गया। क्यों? एज अ डाउरी के तौर पर दिया गया। इवेंचुअली वो ब्रिटिशर्स ने लेटर ऑन ये लीज पे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1664 में, जो कि लास्ट थे इन अराइवल्स, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई और उन्होंने अपनी फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश हुई थी सूरत में 1668 में। जैसे कि हम पता चल रहा है इफ यू सी द सीक्वेंस ऑफ अराइवल, तो पोर्चुगीज, उसके बाद इनफैक्ट अराइवल के टाइम में डच पहले थे, ब्रिटिश बाद में थे, उसके बाद फ्रेंच वर द लास्ट वन टू कम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 1686 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली को अटैक किया और यहाँ औरंगजेब ने उनको सप्रेस किया और बट सून उनको वापस ट्रेड करने की इजाज़त दे दी गई क्योंकि वो रेवेन्यू लेके आते थे। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन ब्रिटिश वर हैंडेड डिफीट फ्रॉम द औरंगजेब फोर्सेस, और ये जब उन्होंने अटैक किया था हुगली को 1686 में। फिर औरंगजेब की डेथ हुई 1707 और यहाँ से डिक्लाइन शुरू हो गया मुगल एम्पायर का। राइट, और 1713 में बालाजी विश्वनाथ बिकेम फर्स्ट पेशवा। इससे पहले किंग्स थे, बट अब रियल पावर जो लाई कर रही थी वो पेशवा के साथ, जो बालाजी विश्वनाथ, ही बिकेम द फर्स्ट पेशवा। इनकी सीट थी पूना में। फारूक सियार 1717 में ही इशूड अ रॉयल फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये बना ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना, मतलब इनसे इनको बहुत ज़्यादा पावर मिली ट्रेड करने की, दस्तक इशू करने की, और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस मुड़ के नहीं देखा। 1707 में ही मुर्शीद कुली खान बिकेम द गवर्नर। सो जब डिक्लाइन शुरू हुआ मुगल्स का औरंगजेब के बाद, तो काफ़ी वीक रूलर्स का टाइम भी आया।
ग्रेजुअली कई जो गवर्नर्स थे मुगल स्टेट्स के, उन्होंने अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया और वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंटली चलाना शुरू हो गए. तो मुर्शीद कुली खान जो गवर्नर बने थे इस टाइम 1770, ही बेसिकली स्टार्टेड इंडिपेंडेंटली रनिंग, बट ओवरऑल ही यूज्ड टू गिव मनी टू मुगल्स, बट देन इंडिपेंडेंट रूल एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ उसके बाद से कई किंगडम, कई रीजनल पावर्स का. बाजीराव बिकेम द पेशवा इन 1720. फिर उसके बाद हम आते हैं 1722 में, जब निज़ामुल मुल्क, अभी निज़ामुल मुल्क ही बिकेम द वज़ीर मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में 1722. बट 1722 में एट द सेम टाइम अवध सादत खान द्वारा एस्टैब्लिश किया गया. अगेन ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजनल जो, और ही ऑल्सो बिकेम मोस्टली इंडिपेंडेंट ऑफ अवध. इसी तरह बिकॉज ऑफ डिटीरियरेशन ऑफ जो उस टाइम पे हो रहा था मुगल में, एज यू नो द ओवरऑल फंक्शनिंग वॉजन देयर, नोबल्स का इंटरफेरेंस था, तो निज़ामुल मुल्क वेंट टू साउथ एंड फाउंडेड स्टेट ऑफ हैदराबाद, जिसको वो इंडिपेंडेंटली रूल करना शुरू हो. 1729 में किंग मार्तंड वर्मा बिकेम द रूलर ऑफ केरला. अब 1739 में नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया और ये दिल्ली को बहुत प्लंडर किया. पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर सब लेके ही वेंट टू पर्शिया. एंड 1739 में ही मराठा डिफीटेड पोर्चुगीज एंड कैप्चर्ड बसाइन एंड सालसेट. तो कहीं ना कहीं ये क्लियरली शो करता है डिसेंडेंसी ऑफ मुगल्स, और ये शो करता है एसेंडेंसी ऑफ मराठाज एट दिस टाइम. ठीक है. फिर हम बात करते हैं 1748 में अहमद शाह अब्दालीज इन्वेजन, और इस टाइम पे अहमद शाह अब्दाली केम बैक मेनी टाइम्स आफ्टर दैट टू इन्वेड इंडिया. इसमें दिल्ली, लाहौर, पंजाब को प्लंडर किया गया. ट्रीटी ऑफ एल्सला शापेल, ये जो थी साइन की गई थी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के द्वारा, जो ऑस्ट्रिया में वॉर चल रही थी उसके ऊपर. और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी भी यहाँ साइन हुई थी 1754 में, जहाँ फ्रेंच के पास कंट्रोल आया पौंडीचेरी का. 1756 सिराजुद्दौला, ये ही बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. और बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है ये हिस्ट्री में, बिकॉज नाउ ही इज़ नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिशर्स. एंड इसके बाद क्या हुआ, एज यू everyone knows 1757 is a very important year. पहले तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हुई सिराजुद्दौला और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके अंतर्गत मतलब एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई ऑन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सर्टन रिस्ट्रिक्शंस फॉर देयर एक्सपेंशन. बट 1757 में उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुई, जहाँ ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला को डिफीट किया, बिकॉज हिज कमांडर मीर जाफर साइडेड विद द ब्रिटिश इन द लास्ट मोमेंट, और मीर जाफर को बना दिया गया नवाब ऑफ बंगाल. मीर जाफर यहाँ ही बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. 1759 में इंग्लिश फोर्सेस ने डिफीट किया डच को एट बेदर. तो यहाँ एंग्लो डच वॉर भी हुई थी, और नवंबर 1759 में बैटल ऑफ हुगली में इंग्लिश ने डच को हराया था 1715. इसको बैटल ऑफ बेदर भी बोलते हैं. 1759 में ही ब्रिटिश ऑल्सो डिफीटेड मीर जाफर. अब आप सोचेंगे ही वॉज द नवाब ऑफ बंगाल विच वॉज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश, येस, बट ही बिकेम डिस्ग्रंटल्ड विद द ब्रिटिश बिकॉज वो उससे बहुत पैसा ले रहे थे. तो मीर जाफर वेंट अगेंस्ट ब्रिटिश एंड ब्रिटिश डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ चिंसुरा, एंड उसके सन इन लॉ मीर कासिम को इंस्टेट कर दिया एज नवाब ऑफ बंगाल देयर आफ्टर. सो मीर कासिम बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1760. 1761 में मराठास ने डिफीट किया, मराठास वर डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत विद अहमद शाह दुरानी और अहमद शाह अब्दाली के साथ जो हुई थी. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास गॉट डिफीटेड. अगेन देयर वर सर्टन रूलर्स जिन्होंने साथ नहीं दिया, जिसके कारण ये डिफीट हुई. 1761 में चिक्का कृष्णराज वोडिया टू ऑफ मैसूर वॉज ओवरथ्रोन बाय हैदर अली. अब जो वोडिया डायनेस्टी थी जो चली आ रही थी मैसूर में, उसको ओवरथ्रो कर दिया गया बाय हैदर अली, हु वॉज द कमांडर इन द वोडिया डायनेस्टी, जो कमांड कर.
1763 में ट्रीटी ऑफ मेड्रास हुई। ये ट्रीटी ऑफ मेड्रास हुई ड्यूरिंग द फर्स्ट बैटल ऑफ सो ये ट्रीटी ऑफ मेड्रास इक्वल फुटिंग में थी ब्रिटिशर्स और मैसूर स्टेट के बीच में, जहां ऑलमोस्ट मेड्रास के पर पहुंच गई थी ये मैसूर स्टेट। सो सन्यासी रिबेलियन होती है, ये इंपॉर्टेंट 1763 से 1800 चलती है, और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। नाउ ये बैटल ऑफ बक्सर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट अनदर लैंडमार्क मूवमेंट है इंडियन हिस्ट्री में, जहाँ मीर कासिम, राइट, देन नवाब ऑफ अवध, और यहाँ उस टाइम पे मुगल किंग जो है शाह आलम II, ये तीनों की फोर्सेस ने फाइट की बक्सर में अगेंस्ट ब्रिटिश बट गॉट डिफीटेड, एंड दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जहाँ फाइनली ब्रिटिशर्स ने स्ट्रांगली इवेंचुअली कंट्रोल लेना शुरू किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का स्टेप बाय स्टेप। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। दिस वाज साइंड बिटवीन बोथ द पार्टी सेपरेटली, बीट विद शाह आलम II या फिर नवाब ऑफ अवध। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ निज़ामत फंक्शंस और दीवानी फंक्शंस को अलग करके, दीवानी फंक्शंस ब्रिटिश के अंडर, जहाँ वो रेवेन्यू कलेक्शन उनके पास थी, निज़ामत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये नवाब के अंडर ही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं थी। दे हैड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट नो पावर, वेयर एज ब्रिटिशर्स हैड ऑल द पावर बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1767 से 1769 में। 1769 में ट्रीटी ऑफ मेड्रास एंडेड फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पहला ऐसा रेगुलेटिंग एक्ट जो ब्रिटिश लेके आते हैं। अब ब्रिटेन को लगता है कि कंपनी का रोल इंडिया में बढ़ रहा है, दे लूटेड इंडिया, दे हैड सो मेनी एक्सप्लॉइट्स, एंड उसका कहीं ना कहीं उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम दे शुड ऑल्सो रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी इन इंडिया। और उसके लिए आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जहाँ क्रिएट की गई पोस्ट गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसी के साथ वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड उसी के साथ ही अबॉलिश द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट, जो निज़ामत और दीवानी फंक्शन सेपरेट चल रहे थे, और डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया बंगाल अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अनदर एक्ट, ये पहला ऐसा एक्ट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इवेंचुअली रेगुलेट करना शुरू किया ब्रिटिश अफेयर्स, बेसिकली थ्रू कंपनी इनिशियली अफेयर्स इन इंडिया। उसके बाद आता है ट्रीटी ऑफ सूरत वॉज साइंड बिटवीन रघुनाथ राव एंड ब्रिटिश 1775 में। ये ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुई थी रघुनाथ राव और ब्रिटिश में, और इसी से इवेंचुअली इट वेंट टू लेड टू फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। यही रीजन था जो बना है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। और 1780 से 1784 हैदर अली एक सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई, क्योंकि यहाँ त्रावणकोर को अटैक किया गया था, और इसी में 1782 में हैदर अली डाइड। तो ये जब हम देखेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ तो 1782 में टीपू सुल्तान बिकेम रूलर ऑफ मैसूर, क्योंकि हैदर अली डाइड इन दिस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। 1781 में अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आता है, और ये अमेंडिंग एक्ट है टू डिफाइन द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो स्टैब्लिश की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर। ओके, तो इसने डिफाइन किया पावर को सुप्रीम कोर्ट की, जो पहले डिफाइन नहीं थी। तो ये अमेंडिंग एक्ट था 1781 का। 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई, जिसने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को एंड किया। 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई, जिसने सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को एंड किया, जिसमें से कई टेरिटरीज जो मैसूर स्टेट की थी वो फर्दर आगे डिवाइड हुई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 सेकेंड ऐसा मेजर एक्ट है आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट, और इसने डुअल गवर्नमेंट जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से ही था।
तो ये डुअल गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और प्रिवी काउंसिल वगैरह आते थे, चांसलर पोस्ट क्रिएट हुई। उसी के अंदर ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, दीज पोस्ट वर द पार्ट ऑफ इट। तो पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए फेमस है। 1786 एक अमेंडिंग एक्ट आया, वो इसलिए आया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया लाना था एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बट ही हैड सर्टन कंडीशंस विच वर दैट ही ऑल्सो वांटेड टू बी द कमांडर इन चीफ एंड ही ऑल्सो वांटेड टू हैव वीटो इन सर्टन कंडीशंस। तो वो कंडीशंस को मीट करने के लिए अमेंडिंग एक्ट लाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश, जो इंडिया में लागू किया गया। 1786 से 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1789 से 1792 तक, एंड थर्ड एंग्लो मैसूर 1789 से 1792, एंड हेयर टीपू सुल्तान अगेन इज डिफीटेड और ही हैज़ टू साइन अ ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम विच एंडेड दिस। और इसी के साथ जो बच्चे थे और कई वॉर इंडेमनिटी लगाई गई मैसूर स्टेट पे, और बच्चों को भी टीपू सुल्तान के वो ब्रिटिश ने अपनी कस्टडी में ले लिया। 1793 में फर्स्ट चार्टर एक्ट आता है ब्रिटिश का। ये चार्टर एक्ट है, तो चार्टर एक्ट होता है यूजुअली फॉर द ट्रेड, राइट। तो इसमें ट्रेड की 20 ईयर्स का ट्रेड के राइट्स दिए गए ब्रिटिश को, ट्रेड इन इंडिया, एंड इस ये 20 ईयर्स में स्टार्ट होना शुरू हुए, स्टार्टिंग 1793। 1793 में ही अब देयर वर सर्टन रिफॉर्म्स वर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन लैंड रेवेन्यू, और लैंड रेवेन्यू में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जॉन शोर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। Now, John Shore was at that time a revenue official, senior revenue official under Cornwallis, and later on he actually became the Governor General of Bengal, and he started with the policy of non-intervention. So, John Shore ने जो permanent settlement introduce किया under Cornwallis, उसमें land holders को eventual they became the owners of the land, and इसमें एक settlement की गई कि जो land owners हैं, land lords हैं, वो directly pay करेंगे ब्रिटिश को एक पर्टिकुलर सम परमानेंट सेटलमेंट में। एंड एज यू नो आफ्टर दैट सर जॉन शोर बिकेम द गवर्नर जनरल, और उसने स्टार्ट किया पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन कि कोई मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा अबाउट एक्सेसिंग एनी न्यू और अनेक्सिंग एनी न्यू एरियाज। सो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली बिकम्स द गवर्नर जनरल, एंड हेयर ही इमीडिएटली कम्स आउट विद द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस की जो कंट्रीज जो स्टेट्स जिनको हेल्प की ज़रूरत है ब्रिटिश, उनको अपनी फोर्सेस प्रोवाइड करेगा इस शर्त पे कि वो अपनी फोर्सेस नहीं रखेंगे वो स्टेट, और उनका खर्चा वगैरह उनको बेयर करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम द रेजिडेंट विल बी स्टेशनड एट इन द कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। फिर आती है, और इसके अंतर्गत लॉट ऑफ स्टेट्स का कंट्रोल इवेंचुअली लिया गया बाय ब्रिटिश, by subsidiary alliance. Fourth Anglo-Mysore War start होती 1798-79 which ends in 1799, जहाँ टीपू सुल्तान is killed in 1799 in Seringapatam. तो इसके बाद टीपू सुल्तान was defeated and Krishna Raja III signed subsidiary alliance, eventually subsidiary alliance sign की, फिर with British मैसूर स्टेट ने साइन कर लिया। 1801 में 6 स्टेट एस्टैब्लिश हुई आफ्टर अनेक्सिंग अमृतसर इन 1801। तो 1801 में अमृतसर, 1799 में लाहौर, और महाराजा रंजीत सिंह के अंडर 6 स्टेट एस्टैब्लिश हुई 1801 में। शाह आलम ने 1803 में ब्रिटिश प्रोटेक्शन एक्सेप्ट की, और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर साइन ये हुई, सेकेंड स्टार्ट इन 1803 सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। और 1807 से 1813 तक लॉर्ड मिंटो वन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ही वॉज देयर। और 1809 में ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की महाराजा रंजीत सिंह के साथ, जहाँ क्लियरली डिफाइन की गई टेरिटरीज कहाँ तक ब्रिटिश की हैं और कहाँ तक जो है 6 स्टेट की है। चार्टर एक्ट 1813 का आया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन एक ऐसा एक्ट जहाँ मोनोपली ऑफ ब्रिटिश, मोनोपली जो थी वो अब ले ली गई इन ट्रेड, अब सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड थी टिल टी इन इंडिया, ट्रेड ऑफ टी इन इंडिया,
वो मोनोपली कंटिन्यू रही, एंड विद ट्रेड विद चाइना। बाकी सारा मोनोपली जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड का वो चार्टर एक्ट ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1813 से 23 तक ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब यहाँ ऑल्सो इज़ अ पीरियड, बहुत चीज़ें होती है 19th सेंचुरी में। यहाँ रिफॉर्म मूवमेंट्स भी आप देखोगे, सर्टन ऑफ रिवोल्ट्स भी देखोगे, and we'll cover that all in a single timeline. Say idea is not to go too deep, but idea is to just recall whatever you're reading. Okay, and with the same timeline you are parallelly looking at multiple subjects, and that is the best way to remember, go through timeline. इस तरीके से बहुत कंफर्टेबली आप पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हैं इस लास्ट मोमेंट पे। ये एंटायर प्रोसेस उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू द बुक 2 to 3 times एंड वांट टू रिवाइज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वेरी क्विकली and be confident in the subject. Okay, तो 1814 से 1816 एंग्लो नेपाल वॉर होती है, और 16 में ही ट्रीटी ऑफ सगौली नेपाल के साथ साइन होती है, जिसमें नेपाल तेराई रीजन और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स जो आज के टाइम पे उत्तराखंड बनती है वो रीजन ब्रिटिश को देता है। 1815 में राजा राम मोहन रॉय आत्मीय सभा को फाउंड करते हैं। ही फाउंड आत्मीय सभा, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हिम। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर और इवेंचुअली ऑल्सो पिंडरी वॉर, ये 1817 से 1819 होती है, विच रिजल्ट्स इनटू अबॉलिशमेंट ऑफ पेशवाशिप, और साथ में मराठा कन्फेडरेसी खत्म होती है इसी के साथ। 1817 में पाइका रिबेलियन उड़ीसा में होती है और लीडर है बख्शी विद्याधर। 1820 में रियोतवाड़ी सेटलमेंट। अब जो परमानेंट सेटलमेंट था वो आपको ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा मिलेगा, बंगाल बिहार रीजन में, बट रियोतवाड़ी सेटलमेंट साउथ में, जो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया, और इसमें रियोत्स वर द रियल ओनर्स। ओके, और 1822 में महलवारी सिस्टम ऑफ थर्ड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम जो होल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया, और ये नॉर्दर्न रीजन्स में, और यहाँ महल्स बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो यहाँ महल सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ रेवेन्यू कलेक्शन का। लॉर्ड एमहर्स्ट बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1823 से 1828 तक। फिर फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर होती है 1824 से 26, और ट्रीटी ऑफ यांडबो साइन करते हैं बर्मा के साथ 1826 में। 1825 से 1833 तक पागलपंथी मूवमेंट चलती है। जो पागलपंथी से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो एक मूवमेंट है, एक रिवोल्ट है, लोकल रिवोल्ट जो हुई। 1828 से 35 लॉर्ड विलियम बेंटिक became the governor general of Bengal, and during this process he was the last governor general of Bengal 1833 तक। उसके बाद he was also the first governor general of India जब चार्टर एक्ट ने पोस्ट को अबॉलिश करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट क्रिएट की। ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828, और 1829 में सती को अबॉलिश किया गया गवर्नमेंट द्वारा बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स। फिर उसके बाद 1831 में विलियम बेंटिक टुक कंट्रोल ऑफ मैसूर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसगवर्नेंस के कारण विलियम बेंटिक टुक कंट्रोल ऑफ मैसूर, एंड 1831 से 1881 तक ये ब्रिटिश कंट्रोल में रहती है मैसूर। 1833 में चार्टर एक्ट लाया जाता है जो ब्रिटिश की ट्रेड मोनोपोली को कंप्लीटली ख़त्म कर देता है। 1833 में ही खासी रिबेलियन होती है जो मेघालय में होती है, और टेरोट सिंह इज द लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट। 1835 में लॉर्ड मैकॉले की मिनट्स ऑन एजुकेशन आता है। ये प्राइमरीली फोकस करता है ऑन पुशिंग इंग्लिश मीडियम ऑफ द एजुकेशन, और ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को प्रमोट करता है, जहाँ सिर्फ एलीट को एजुकेट किया जाए और ऑटोमेटिकली वो डाउनवर्ड फिल्टर करेंगे। 1835 में इंडियन प्रेस को फ्री कर दिया गया बाय रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम जो चार्ल्स मैटकॉफ। 1835 ही इज नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। और 1836 से 1842 लॉर्ड ऑकलैंड वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1838 से 42 में फर्स्ट अफगान वॉर होती है, फर्स्ट अफगान वॉर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रिटिश लॉस्ट और उनकी प्रेस्टीज को बहुत धक्का लगता है, और लॉर्ड ऑकलैंड को इसी के साथ अपनी गवर्नर जनरल की पोस्ट खोनी पड़ती है। 1838 एक इम्पॉर्टेंट है फेराजी डिस्टर्बेंस, फेराजी मूवमेंट, 1838 से 57 तक ये चलता है। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह डाइड, इसी के साथ सिख स्टेट थोड़ी वीकन होना शुरू हो जाती है। 39 में देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा
फॉर्म करते हैं। उसके बाद 1842 से 44 लॉर्ड एलन बरो बिकम्स द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ही कॉन्कर्स सिंध इन 1843। और इसी टाइम स्लेवरी को भी ऑफिशियली एबॉलिश कर दिया जाता है इंडिया में। 1844 से 48 तक हेनरी हार्डिंग या हार्डिंग वन ये बनते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसमें मानव धर्म 1844 में मानव धर्म सभा स्टैब्लिश की जाती गुजरात में बाय दुर्गाराम मेहता जी और दाडोबा पांडुरंग एंड अदर्स। 1845 से 46 तक फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है। उसके बाद एंग्लो सिख वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड भैरोवाल साइन होती है बिटवीन ब्रिटिश एंड सिख। और 1848 से 56 तक लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल रहते हैं इंडिया के। और इसी दौरान ही द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर विच लीड्स टू इवेंचुअल एनेक्सेशन ऑफ पंजाब बाय ब्रिटिश इन 1849। 1848 में स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी फॉर्म होती है टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन लिटरेरी एंड साइंटिफिक नॉलेज। और परमहंस मंडली 1849 में वॉज फाउंडेड बाय दाडोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता जी एंड हिज फ्रेंड्स इन महाराष्ट्र। 1849 में ही बेथुन स्कूल वॉज फाउंडेड इन कैलकाटा। और 1851 में नावरोजी फुरदौनजी दादाबाई नावरोजी और एस बंगाली ने स्टार्ट करते हैं रहनुमाई माजदा यसन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन पारसी रिलीजन को रिफॉर्म करने के लिए। 1852 में सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर होती है। फिर चार्टर एक्ट 1853 का आता है। इसमें अब कोई डेफिनेट टाइमलाइन नहीं दी की जाती फॉर ट्रेड। तो दैट मीन्स कि ब्रिटिश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर कंसिडरिंग डायरेक्ट कंट्रोल ऑन इंडियन टेरिटरीज। वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच 1854 में, और वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो मैकॉले की थी उसको कहती है कि वो ठीक नहीं है। In fact, proposes that government should take control of primary secondary education in English and even vernacular को भी प्रमोट किया जाए। फिर उसके बाद 1855 में संथल रिवोल्ट होती है जो झारखंड में होती है। सिद्धू मांझी और कानू आर द लीडर्स। 1856 में अवध is eventually annexed on the pretext of misgovernance। अवध को annex कर लिया जाता है on the pretext of misgovernance अंडर डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, जो एक पॉलिसी है जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। 1856 में हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट लाया गया ऑन द एफर्ट्स बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब इसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत फेमस, जिसको इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, 57-58 में होती है। और इसके बाद डायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया को अपने कंट्रोल में लेता है। क्वींस प्रोक्लेमेशन आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जो ब्रिटिश डायरेक्ट क्राउन के अंडर अब सारी टेरिटरीज जो कंपनी के अंडर थी वो अब उनके अंडर आ जाती हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ये इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि काउंसिल में सर्टेन रिफॉर्म्स लाए जाएं जो गवर्नर जनरल काउंसिल है। 1861 में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट लाया जाता है जो ओपन करता है इंडियंस के लिए भी सिविल सर्विस में आना। जॉन लॉरेंस इस टाइम पे गवर्नर जनरल 1864 से 69 तक बनते हैं। अब आता है 1864, द्वार वॉर होती है विद भूटान। और इसके साथ द्वार रीजन्स हैं कोई जो नॉर्थ बंगाल के या असम के, वो ब्रिटिश ऑक्यूपाई कर लेती। इसी के साथ ट्रीटी ऑफ सिंचुला साइन होती है भूटान के साथ 1865 में। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादाबाई नौरोजी द्वारा डेवलप की जाती है लंदन में। 1867 में प्रार्थना समाज was founded by Dr. Atmarang Pandurang in 1867 in Mumbai. M.G. Ranade, R.G. Bhandarkar, N.G. Chandwarkar were prominent members of प्रार्थना समाज। 1867 में एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट दियोबंदी मूवमेंट began 1867 में। दारुल उलूम मदरसा इन दियोबंद भी इस टाइम पे बनाया जाता है एंड वॉज फाउंडेड बाय मोहम्मद कासिम नौनातवी, राशिद अहमद गंगोही। 1870 में फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट लागू कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। और 1870 में ही इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन द्वारा एस्टैब्लिश की जाती है। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा M.G. रनडे, G.V. जोशी और S.H. चिपलुंकर द्वारा एस्टैब्लिश की गई। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ जिसने प्रोवाइड किया सेकुलर मैरिज विदाउट रिलीजियस राइट्स अब हो सकते थे।
फिर हम आते हैं 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को फाउंड किया टू रिफॉर्म हिंदुइज्म. ही प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ बैक टू वेदास. तो आर्य समाज 1875 में वॉज फाउंडेड. ठीक है. और 1875 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी को भी वॉज फॉर्म्ड इन न्यूयॉर्क इन नवंबर 1875 बाय मैडम H.P. Blavatsky, Russian lady, and H.S. Olcott, an American girl. Blavatsky or Olcott then came to India in 1879 and established society's headquarters at Adyar near Madras. 1876 से 1880 सेकेंड अफगान वॉर होती है और ये इवेंचुअली वॉज वन बाय ब्रिटिश. 1876 में इंडियन एसोसिएशन एस्टेब्लिश की जाती बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस. अब हम आते हैं 1877 के पीरियड में. यहाँ पहला दिल्ली दरबार होता है क्वीन विक्टोरिया का. ऑल्दो क्वीन विक्टोरिया डिडंट अटेंड हरसेल्फ, बट ये इसमें क्वीन का शी वॉज सेट एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया दिल्ली दरबार में. 1879 में ट्रीटी ऑफ गांडमार्क विद अफगानिस्तान आफ्टर द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर ये साइन होती है. 1879 में ही वासुदेव बलवंत फडके. अब यहाँ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की यहाँ एक इनिशियल चिंगारी यहाँ जगती है, जहाँ वासुदेव बलवंत फाड़के, अ क्लर्क इन द कमिश्नरियाट डिपार्टमेंट, हैड गैदर्ड अ बैंड ऑफ रमोशी पीजेंट्स और स्टार्ट की थी एक आर्म्ड अपराइजिंग महाराष्ट्र. 1881 में लॉर्ड रिपन रिस्टोर्ड द किंगडम टू मैसूर रूलर और ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स एट दैट टाइम. तो इसी दौरान जो रिफॉर्म्स की मैं बात कर रहा था लॉर्ड रिपन ने, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जिसके कारण बहुत सी म्यूनिसपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया में खोले गए. हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन पहली एक इम्पॉर्टेंट कमीशन थी एजुकेशन के ऊपर जो बनाई गई 1882 में. 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन बिकेम द वाइसरॉय इस पीरियड में. और मद्रास महाजन सभा इस टाइम पे बाय M. वीराघवाचार्यार द्वारा इस्टेब्लिश की गई मद्रास में 1884 में. 1885 अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है जब पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, KT तेलांग और बदरुद्दीन त्याबजी द्वारा फॉर्म हुई. इवेंचुअली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को एब्जॉर्ब किया और एक वॉइस बना, इनिशियल मॉडरेट वॉइस, A.O. ह्यूम द्वारा इस्टेब्लिश की गई 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस. उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर होती है 1885 में, जिसके बाद ब्रिटिश टेक्स कंट्रोल ऑफ भूटान अंटिल 1935. भूटान कहती है बर्मीज, बर्मा में बर्मा का टोटल कंट्रोल रहता है. इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया अंटिल 1935. इसके बाद 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया जिसने काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के थोड़े सीट्स बढ़ाई, पावर एडिशनल दी. 1893 में गांधी जी रीच डर्बन और एक कोर्ट केस में एक मर्चेंट जो काम करते थे उधर, उनको लीगली रिप्रेजेंट करने के लिए ही वेंट टू डर्बन इन नेटाल प्रोविंस. 1893. 1897 में ब्रदर्स दामोदर एंड बाल कृष्ण हरि चापेकर, जिनको चापेकर ब्रदर्स के तरह नाम दिया गया है, उन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स को असैसिनेट किया, W.C. रैंड एंड लेफ्टिनेंट आयर्स्ट. ये दोनों जो थे दे वर प्लेग कमिश्नर्स और जो असिस्टेंट कमिश्नर ये थे. और बिकॉज ऑफ द ब्रूटैलिटी इन विच द पीपल वर बीइंग डेल्ट विद एट द टाइम ऑफ प्लेग इन 1897, दैट इज़ वाई दे किल्ड देम. तो चापेकर ब्रदर्स. लॉर्ड कर्जन मई 1899 में ही बिकेम द वाइसरॉय और 1899 से 1900 तक मुंडा रिवोल्ट हुई झारखंड में, राइट. और इसमें बिरसा मुंडा बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्ट फिगर, जिनको आज के टाइम पे भगवान का भी ओहदा दिया जाता है झारखंड में. अंडर कर्जन 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन बनाई गई विच लुक्ड इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज उस टाइम पे काफ़ी मतलब इश्यूज थे विद रिस्पेक्ट. सो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन, जिसको रेले कमीशन भी बोला जाता है, 1902 में एस्टैब्लिश की जाती है. 1902 में ही अनुशीलन समिति, एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई इन कैलकाटा बाय प्राणनाथ मिश्रा और सतीश चंद्र बासु. इट वॉज एसोसिएटेड विद फ्रीडम फाइटर्स सच एज औरबिंदो घोष, इवेंचुअली बिपिन चंद्र पाल, ब्रह्मा बंधब उपाध्याय और जतेंद्र नाथ बैनर्जी.
1902 में ही ब्रिटिश ने बिस्टाउ किया गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि से बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन इन द बोयर वॉर जो साउथ अफ्रीका में हुई थी। 1903 में वीकली जर्नल स्टार्ट की गई गांधी जी द्वारा जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका। 1904 में ही ब्रिटिश इन्वेजन ऑफ तिब्बत हुई जिसको यंग हस्बैंड इन्वेजन भी बोला जाता है, ठीक है। 1904 में महात्मा गांधी ने फिनिक्स सेटलमेंट डर्बन में फॉर कम्युनिटी लिविंग स्टार्ट की और लेटर ऑन टॉल्स्टॉय फॉर्म भी एस्टैब्लिश किया। फिर हम आते हैं 1904 में अभिनव भारत यंग इंडियन सोसाइटी, ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वीडी सावरकर और इस ब्रदर गणेश सावरकर ने शुरू की। मित्र मेला इवेंचुअली मर्ज हो गई थी, जो 1899 में मित्र मेला बनी थी उनके द्वारा, वो मर्ज हो गई थी इनटू अभिनव भारत 19, और ये इंस्पायर्ड थी यंग इटली से बिकॉज ही वॉज अ बिग फॉलोअर ऑफ मजीनी बिकॉज ऑफ हिज रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, इसी के साथ स्वदेशी मूवमेंट की भी शुरुआत हुई। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी शुरू की, इंडियन हाउस शुरू किया लंदन में, और इंडियन सोशोलॉजिस्ट एक मैगजीन वीकली शुरू की लंदन में, और लेटर ऑन ये एक हब बना रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का लंदन। 1905 में मैडम भीकाजी कामा, एसआर राणा और मुंचेर शाह बुरोरजी गोदरेज ने इस्टेब्लिश किया पेरिस इंडियन सोसाइटी। जैसे मैंने बोला 1905 में स्वदेशी मूवमेंट शुरुआत हुई आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, और 1905 में बनारस सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस जो कि थे जीके गोखले कंडेम्ड द पार्टीशन एंड रिएक्शनरी रेजिम कुर्जॉन की। सेशन सपोर्टेड स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट ऑफ बंगाल। फिर 1906 में पुलीन बिहारी दास ने अनुशीलन समिति ढाका में शुरू की। युगांतर पत्रिका लॉन्च की गई मार्च 1906 में बाय बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्रनाथ दत्त द्वारा। 1906 में मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, और 1906 में कैलकाटा सेशन जो कांग्रेस का हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने 4 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास किए फॉर स्वदेशी मूवमेंट। वो क्या थे? फॉर सच एज स्वदेशी, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, नेशनल एजुकेशन और स्वराज का। 1907 में सूरत स्प्लिट हुई, मतलब कि कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में। इवेंचुअली एक्सट्रीमिस्ट को एक्सपेल कर दिया गया, कांग्रेस वीकन हुई, मॉडरेट्स ने कहा कि अब हम कांग्रेस को कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स पर रन करेंगे। 1908 में एक रेवोल्यूशनरी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चकी दोनों ने थ्रू अ बॉम्ब एट अ कैरेज, जो उनको लगा था कि वॉज कैरिंग किंग्सफोर्ड द अनपॉपुलर जज, बट इसके साथ 2 लेडीज़ की डेथ हुई जिनके कारण उनको हैंग कर दिया गया। खुदीराम बोस को हैंग कर दिया गया और प्रफुल्ल चकी ने सुसाइड की। 1908 में श्री बहराम जी मलाबारी और हिज फ्रेंड दीवान दयाराम गिडुमल एस्टैब्लिश सेवा सदन सोसाइटी बॉम्बे में टू ऑफर शेल्टर टू इम्पॉवरिश्ड एंड ऑप्रेस्ड वुमेन फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज। फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन ये, बिकॉज ये लेके आता अपने साथ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, और दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया एट दिस पॉइंट 1909 ऑनवर्ड्स टिल 47। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने असैसिनेट किया सर कर्जन विली इन लंदन, जिसके बाद लेटर ऑन वीडी सावरकर वॉज ऑल्सो जेल्ड। 1910 में अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, a 17-year-old boy from Maharashtra, shot and killed AMT Jackson, the district magistrate of Nashik. 1909 में GD कुमार ने ओपन किया हॉस्टल इन वैंकूवर कॉल्ड स्वदेश सेवक होम ऑन द लाइन्स ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ किंग जॉर्ज V का, और ये पहला ऐसा दरबार था जो एक एग्जिस्टिंग किंग ने और या क्वीन ने अटेंड किया। तो 1911 में किंग जॉर्ज V एक्चुअली अटेंडेड दिस दरबार इन दिल्ली। 1911 में ही दिल्ली कैपिटल बना दी गई फ्रॉम कैलकाटा। देयर आफ्टर रेवोकेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1911 में, जो कि 1905 में एज यू नो पार्टीशन हुई थी, उसको रिवोक कर दिया गया 1911 में।
1912 में एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट वाज मेड अंडर लीडरशिप ऑफ रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल टू किल वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग। 1913 में इंडियन रेवोल्यूशनरीज जो यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे थे और कनाडा में, उन्होंने गदर पार्टी बनाई। 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रही, पीरियड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा, और 1914 में ही कामागाटा मारू एक इंसिडेंट होता है, जहां एक कामागाटा मारू शिप का नाम है, जिस शिप में मोस्टली पंजाबी सिख्स फ्रॉम सिंगापुर ट्रैवल करते हैं कनाडा में, बट वहाँ उनको आने नहीं दिया। लैंड कितने दिन तक वो शिप सी पे रहती है, वापस फिर मोड़ दी जाती है, और इवेंचुअली वो बज जो पोर्ट कैलकटा के वहाँ उसको लाया जाता है, उनको डीबोर्ड करके ज़बरदस्ती पंजाब की ट्रेन में लोगों को बिठाया जाता है, जिस सिलसिले में उन कंडीशंस में फायरिंग होती है और बहुत लोग शहीद होते हैं। इस इंसिडेंट को कामागाटा मारू इंसिडेंट बोला जाता है। 1915 में मदन मोहन मालवीय ही फाउंडेड ऑल इंडिया हिंदू महासभा एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीजनल हिंदू सभास। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, और ये लखनऊ पैक्ट किसके बीच में होता है? पहले तो इस लखनऊ सेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1916 का, एक्सट्रीमिस्ट को रीएडमिट किया जाता है, क्योंकि 1907 से 15 तक बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कांग्रेस को बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट विद इन द कांग्रेस। 16 में उनको रीएडमिट किया जाता है, बट ये पैक्ट होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इकट्ठा, दैट दे विल जॉइंटली डिमांड थिंग्स फ्रॉम ब्रिटिश जो उनके दोनों के इंटरेस्ट्स में हो। 1916 से 1918 में इंडियन होम रूल मूवमेंट शुरू होती है, दो हिस्सों में डिवाइडेड रहती है, वन हेडेड बाय एनी बेसेंट और वन हेडेड बाय बाल गंगाधर तिलक। फिर 1917 में मोंटेगू डिक्लेरेशन आता है, जिसमें पहली बार सेल्फ गवर्नमेंट राइट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की जाती है। फिर हम बात करते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, गांधी केम बैक टू इंडिया एंड दिस वाज द फर्स्ट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जहाँ गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया एक सत्याग्रह में। ये बैक टू बैक 2 ईयर्स में ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह जहाँ इंडिगो फार्मर्स चंपारण में जिनका डिसेंट था उसको उन्होंने दूर किया। इवेंचुअली 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जहाँ वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे अगेंस्ट पे हाइक के ऊपर, और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, ये तीनों में उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। 1917 में एक कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन बनाई जाती है जिसका नाम सैडलर कमीशन है, टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। इवेंचुअली ऑल्सो इसका इफेक्ट बाकी यूनिवर्सिटीज़ एक्ट का एक कमीशन की रिपोर्ट पर बाकी यूनिवर्सिटीज़ पर भी पड़ा। 1919 में ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्टली मॉन्टेगू डिक्लेरेशन और उसके बाद मॉन्टेगू कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया जाता है, और इसके अंदर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, ड्याकी। एट विच लेवल? प्रोविंशियल लेवल, ठीक है, और जिसमें ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स की बात की गई। 1919 में राउलेट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर द वॉर, और इससे बहुत लोग नाखुश थे और काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, खासकर पंजाब में और अमृतसर में भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे थे। इसी दौरान जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जहाँ ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से अराउंड 300 प्लस और अनऑफिशियल 1000 प्लस लोग शहीद होते हैं। 1920 में एम.एन. रॉय, मनबेंद्र नाथ रॉय फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया इन ताशकंद इन 1920 अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, बट ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, जो इंटरनेशनली डेवलप हुई। 1920 वॉज ऑल्सो टर्निंग पॉइंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जहाँ लोकमान्य तिलक ही पास्ड अवे एंड द बेटन ऑफ कैरिंग ऑन द नेशनल मूवमेंट नाउ वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ महात्मा गांधी, और इसी के साथ ही लॉन्च 1920-22 में खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, एंड ये इवेंचुअली लीड्स टू द एंडिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें चौरी चौरा एक जगह है यूपी में गोरखपुर के पास, जहाँ एक स्टेशन को आग लगा दी जाती है और इवेंचुअली वहाँ के पुलिसमैन को उसमें वापस फेंक दिया जाता है। अराउंड 22 पुलिसमैन डाइड देयर। फिर 1922 से 24 रंपा रिबेलियन आंध्र प्रदेश में होती है, और इट वाज लेड बाय अल्लूरी सीताराम राजू। 1923 में स्वराज पार्टी फॉर्म होती है विद इन कांग्रेस, इसमें सी आर दास, चितरंजन दास इज़ द प्रेजिडेंट एंड मोतीलाल नेहरू इज़ द
सेक्रेटरी. वाई दिस इज फॉर्म? बिकॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद बहुत इनएक्टिविटी का पीरियड आता है, तो दो धड़ बन जाते हैं. एक होते हैं नो चेंजर्स और एक होते हैं स्वराजिस्ट. ये स्वराजिस्ट कहते हैं कि इट वी शुड पार्टिसिपेट इन द काउंसिल एंट्री, तो उसके लिए वो काम करते हैं. और नो चेंजर्स जो कि ग्राउंड वर्क करना चाहते हैं. और नो चेंजर्स के अंदर भी दो हिस्से हैं, रिस्पॉन्सिविस्ट, नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट. 1924 में बेलगाम सेशन होता है जिसमें गांधी जी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही प्रिसाइड्स दैट सेशन एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट. 1924 में रेवोल्यूशनरीज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया रीऑर्गेनाइज होते हैं अंडर लीडरशिप ऑफ सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चैटर्जी एंड राम प्रसाद बिस्मिल, और ये फाउंड करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA टू ऑर्गेनाइज आर्म्ड रेवोल्यूशन. फिर 1925 में इनके द्वारा काकोरी ट्रेन रॉबरी होती है, और ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी फेमस है, जिसके अंतर्गत अशफाकुल्ला खान और बाकी उनको डेथ सेंटेंस दी जाती है. 1925 में CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिशियली फॉर्म होती है कानपुर में. 1926 में भगत सिंह एंड हिज रेवोल्यूशनरी कंपेनियंस, ये नौजवान भारत सभा, मार्च 1926 में लाहौर में दे फाइंड इट. 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट होती है. अब ये क्यों होती है कि 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके अंतर्गत 10 ईयर्स के बाद रिफॉर्म्स किए जाएंगे. अब बट क्या होता है कि वो इलेक्शन से पहले ही ये कमेटी बना दी जाती है टू लुक इनटू. बट मेजर प्रोटेस्ट इसलिए होता है कि ये साइमन कमीशन ऑल वाइट कमीशन होती है, इसमें कोई इंडियन नहीं रहता. 1927 में ही बटलर कमेटी अपॉइंट की जाती है टू इन्वेस्टिगेट एंड क्लैरिफाई रिलेशनशिप बिटवीन पैरामाउंट पावर ऑफ द ब्रिटिश राज और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में. फिर उसके बाद 17 दिसंबर 1927 भगत सिंह, आज़ाद, राजगुरु वो मिस्टेकनली टारगेट एंड किल कर देते हैं ASP जॉन सॉन्डर्स को, वाइल देयर एक्चुअल एम वॉज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट. कब? इसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जाना जाता है इस इंसिडेंट को, क्योंकि साइमन कमीशन के जब प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं तो लाठीचार्ज होता है, और लाठीचार्ज के बाद वो काफ़ी गंभीर तौर से घायल हो जाते हैं और इवेंचुअली डाइज लाला लाजपत राय. एंड बिकॉज ऑफ विच जो है भगत सिंह एंड अदर्स वांट्स टू टेक रिवेंज ऑफ दिस, एंड वो ये करते हैं, किल्स जॉन सॉन्डर्स हु इज ASP. 1927 में एट द एज ऑफ 13 गैडिनलियू अलॉन्ग विद हर कजन हाइपो जैडोनांग जॉइंड हेराका मूवमेंट. ये नागालैंड में ये मूवमेंट है टू रिवाइव नागा ट्राइबल रिलीजन एंड एस्टैब्लिश सेल्फ रूल ऑफ नागास, ब्रिटिश रूल को ख़त्म करके. 1928 में ऑल मेजर यंग रेवोल्यूशनरी जो हैं लाइक भगत सिंह, जतेंद्र नाथ सान्याल, अजय घोष, फणींद्र नाथ घोष, ये सब मिलते हैं फिरोज शाह कोटला में अंडर लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद, और ये सोशलिज्म को बनाते हैं एज देयर ऑफिशियल गोल. और जो अपनी पार्टी का जो है HRA उसको रीनेम करके कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA. फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा हेडेड एक कमेटी है, वो एक रिपोर्ट लेके आती है जिसमें डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की जाती है. तो जो कांग्रेस सेशन 1928 का वो एक साल देता है गवर्नमेंट को कि वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट करे, बट वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता. इसी दौरान जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो भी इस कमेटी को अपने 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताता है, बट वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते. इसलिए 1929 में जिन्ना अपने एक 14 पॉइंट्स का मेमोरेंडम लेके आते हैं. 1929 में पूर्ण स्वराज, अब एक साल हो गया, डोमिनियन स्टेटस ब्रिटिश ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो पूर्ण स्वराज अडॉप्ट हुआ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन कांग्रेस सेशन एजेंडा ऑफ कांग्रेस. फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ, और इंडियन फ्लैग को भी होइस्ट किया गया. इसके बाद 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट लाया गया, सेटिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ एट 16 and 18. इसको सादा एक्ट से नाम से भी जाना जाता है. 1929 में भगत सिंह और मुट्टुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका खाली बेंचेस पर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पैसेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल. इसमें उनको पकड़ लिया गया, बट लेटर ऑन दे वर ट्राइड अंडर लाहौर कॉन्स्पिरेसी.
1930 से 32 ड्यूरिंग दिस पीरियड युगांतर एंड अनुशीलन ग्रुप्स ने में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और न्यू ग्रुप कॉल्ड चिट्टागोंग रिवोल्ट ग्रुप सेटअप हुआ. सूर्य सेन became the leader of it. Then thereafter Gandhi's 11 demands in 1930. अब ये सिचुएशन थी कि गांधी जी ने कहा कि ठीक है आपने कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मानी हमारी, ये 11 डिमांड है, ये आप मान लीजिए वरना हम सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर देंगे. तो उन्होंने ये 11 डिमांड्स नहीं मांगी ब्रिटिशर्स ने, और डांडी मार्च, जहाँ सूरत सॉल्ट मार्च पहले डांडी की तरफ सूरत से ये मार्च शुरू हुआ, तो ये सॉल्ट लॉ ब्रेक करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी शुरू हुई. 1930 से 33 तक ये डिसोबीडियंस मूवमेंट रही, बीच में सस्पेंडेड भी रही कई टाइम, क्योंकि 1931 में गांधी और उस टाइम के वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन के बीच में पैक्ट हुआ जिसमें कई पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट हुई. तो उसके अंतर्गत कई चीज़ें हुई विच विल डिस्कस ऑल्सो. 1931 में कराची सेशन कांग्रेस का, जिसने पास किया रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, जिसको कराची रेजोल्यूशन के तौर पे भी जाना जाता है. ये रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू की तरफ से ड्राफ्ट किया गया था, गांधी जी ने रिवाइज किया था. इसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में कांग्रेस द्वारा अटेंड किए जाती है, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट का हिस्सा था, जहाँ कांग्रेस एग्री करता है हम अटेंड करेंगे. बट आफ्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया जाता है, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की बात की जाती है डिप्रेस्ड क्लास को. इससे जो है कांग्रेस नाखुश रहती है, और इवेंचुअली इंटरनली दे कम टू एन एग्रीमेंट विद B.R. अम्बेडकर और डिप्रेस्ड क्लासेस, हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ B.R. अम्बेडकर वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस. तो गांधी जी और B.R. अम्बेडकर में एग्रीमेंट होता है ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट बट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस. तो ये पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है. कम्युनल अवार्ड है अबाउट सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू डिप्रेस्ड क्लासेस. 1932 में ही हरिजन सेवक संघ, उसके बाद गांधी जी ने काफ़ी साल हरिजन अपलिफ्टमेंट के लिए, अनटचेबिलिटी कॉज के लिए, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी काम किया. हरिजन सेवक संघ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड 30 सितंबर 1932 बाय महात्मा गांधी. 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अदर्स फॉर्म कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी विद इन द कांग्रेस, उन्होंने फॉर्म की. 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसने डायकी एट स्टेट्स को अबॉलिश किया बट सेंटर में इंट्रोड्यूस किया. और भी कई इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो कि एग्जिस्टिंग आज भी जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है. फिर 1936 में लखनऊ सेशन कांग्रेस का हुआ, जिसमें ऑल इंडिया किसान सभा एस्टैब्लिश हुई. स्वामी सहजानंद सरस्वती को इलेक्ट किया गया फर्स्ट प्रेसिडेंट. 1936 में फैजपुर सेशन जो हुआ था, वो पहला ऐसा कांग्रेस सेशन था जो रूरल एरिया में हुआ. 37 में प्रोविंशियल इलेक्शन करवाए गए, और इस प्रोविंशियल इलेक्शन में कांग्रेस परफॉर्म्ड रियली वेल एंड फॉर्म्ड मिनिस्ट्रीज इन वेरियस प्रोविंसेस एंड डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल, अ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क and a lot of development work, and also got the taste of power for the first time. फिर 1938 में 51st सेशन जो कांग्रेस का था हरिपुर विलेज सूरत में हुआ, और ये प्रेसाइड किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा. 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने एक सेपरेट फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टैब्लिश की पार्टी विद इन द कांग्रेस इनिशियली, आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस आफ्टर त्रिपुरी सेशन. उन्होंने ये फॉर्म की क्योंकि वो डिसएग्री करते कई चीज़ों से. 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और 1940 में अब ब्रिटिशर्स को सपोर्ट चाहिए थी ऑफ इंडियन पीपल, स्पेशली कांग्रेस, कि वो उनके पीछे रैली करे इन द टाइम ऑफ वॉर. तो ऑगस्ट ऑफर ये आया इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट फ्रॉम ब्रिटिश कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे इवेंचुअली आफ्टर वॉर, और जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी. पहली बार ये एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा. 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग ने पास किया, जिसमें एक सेपरेट स्टेट की डिमांड पहली बार पाकिस्तान की बात की गई. 1941 में इंडिविजुअल सत्याग्रह परफॉर्म किए गए बाय विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू. और फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में. अब ऑगस्ट ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया, बट गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं, इस देर वी वांट द सपोर्ट ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली कांग्रेस पार्टी और पॉलिटिकल पार्टीज़ का. तो
क्रिप्स मिशन एक सेकंड प्लान ऐसा आया। क्रिप्स मिशन, इसमें और कई चीज़ों की बात की गई बट ये भी रिजेक्ट कर दिया गया था। 1942 में इसके बाद कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की, अगस्त क्रांति, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में ही सिंगापुर में मोहन सिंह फॉर्म्ड इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आज़ाद हिंद फौज बोला जाता है, वो उन्होंने सिंगापुर में फॉर्म की। अब ये उनके द्वारा फॉर्म की गई, जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो जापान द्वारा उनके कंट्रोल में थे, उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की कि हमें इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करनी दी जाए ताकि हम फाइट कर सकें अपने इंडिपेंडेंस के कॉज के लिए। 1943 में सुभाष चंद्र बोस was brought to Singapore by means of German and Japanese submarines और he took charge of Indian National Army। उसके बाद उनको इसके बाद नेताजी का नाम भी दिया गया। फिर 1944 में पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की भी बहुत चीज़ें देखने को मिली। राजाजी फार्मूला, जो कि CR फार्मूला भी बोला जाता है, कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को इकट्ठा रखा जाए ताकि पार्टीशन ना हो, तो उसके लिए फार्मूलास के ऊपर चाहे राजाजी फार्मूला हो या देसाई लियाकत पैक्ट हो, तो ये दोनों ऐसे कोशिशें थी जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ लाने की कोशिश थी टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट, या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कोऑपरेशन की बात हो, या फ्यूचर में वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात हो, बट उस पर सहमति नहीं बनी। वेवल प्लान, ये ब्रिटिशर्स द्वारा लॉर्ड वेवल ने लाया जस्ट बिफोर द एंड ऑफ वॉर, ताकि आगे का इंटरिम गवर्नमेंट और उसके ऊपर बात हो सके, बट अगेन ये अनसक्सेसफुल रही। 1945-46 तक जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे इंडियन नेशनल आर्मी के, उनके ट्रायल्स होने लगे रेड फोर्ट में, जिसके अगेंस्ट काफ़ी सिंपथी और प्रोटेस्ट भी हुए। 1945 में यूके गवर्नमेंट चेंज हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और लेबर पार्टी ने जीता इलेक्शन, और इसी के साथ क्लेमेंट एटली बिकेम द यूके PM। और फाइनली ईयर 1946 में इलेक्शंस हुए, मुस्लिम लीग वन इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि मुस्लिम्स काफ़ी सिंपथाइज करती है मुस्लिम लीग के एजेंडा ऑफ सेपरेट स्टेट। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, और ये कैबिनेट मिशन प्लान वांटेड टू कम आउट विद गिविंग प्रॉपर डायरेक्शन टू फर्दर कोर्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे होनी चाहिए इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर, कैबिनेट मिशन प्लान। 46 में ही इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। 46 में कैबिनेट मिशन प्लान फेल हुआ, एंड जिन्ना कॉल्ड फॉर डायरेक्ट एक्शन डे, कि डायरेक्ट एक्शन डे होगा, और 16 अगस्त 1946 को ये डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, जिसमें अक्रॉस इंडिया लॉट ऑफ राइट्स हैपेंड बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई। अब ईयर आता है 1947। हम शुरू हुए थे 1498 से, अब आए हैं 1947 तक। और 47 में ऑन February 2047 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने अनाउंस किया कि ब्रिटिश वुड विड्रॉ फ्रॉम इंडिया बाय 30 जून 1948, और लॉर्ड माउंटबेटन को रिप्लेस कर दिया, मींस लाया गया इन प्लेस ऑफ लॉर्ड वेवल एज वाइसरॉय। 1947 में माउंटबेटन प्लान आया, 3 जून को ही केम आउट विद द प्लान। द वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन प्रपोज द माउंटबेटन प्लान was to divide India but retain maximum unity. It was done by making concessions to both Congress and the League. 1947 में रैटक्लिफ के अंडर बाउंड्री कमीशन बनाई गई। ये 2 हिस्सों में काम कर रही थी, मतलब 2 कमेटीज़ थी, एक पाकिस्तान बॉर्डर, एक बांग्लादेश बॉर्डर, मतलब उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ एंड बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूके बेस्ड ऑन द माउंटबेटन प्लान। रॉयल असेंट दी गई 18 जुलाई को 1947। इसी के साथ इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, बट एट द एक्सपेंस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। हम शुरू हुए थे फ्रॉम एडवेंट ऑफ पोर्चुगीज, और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को हमने इस टाइमलाइन के साथ रिवाइज किया। नाउ आई हैव नॉट गॉन इनटू डिटेल ऑफ एनी टॉपिक्स, बट दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ एक्टिव रिकॉल थ्रू टाइमलाइन मेथड, parallelly looking at different subjects, different topics within modern Indian history, and revising it, thinking over it, and making sure we are aware about it. I hope you liked this session, and for more such content, do subscribe upscprep.com and learn with upscprep.com, and hope to see you soon. And I'm sure this document and this content will help you a lot in the examination. Thank you once again.